हमारा एक कज़न था जिसका नाम काशिफ़ ख़ान था और उसकी शुरू से ही आदत थी कि वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, इवन के मुख्तलिफ़ क्लब्स के अंदर क्रिकेट खेलने जाया करता था। वो शुरू से ही इस कदर अच्छा क्रिकेट खेला करता था कि जो इर्द गिर्द के जितने भी मोहल्ले वाले थे या जितनी भी क्रिकेट टीम्स बनी हुई थी, तो अक्सर वो क्रिकेट खेलने के लिए उसको मदऊ करती और अपने साथ दीगर एरियाज़ में, इवन के दूसरे शहरों में भी ले जाया करती थी। तो वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था जो कि फेडरल बी एरिया अल्नूर के अंदर मुनक्किद किया गया था। तो वहीं की एक टीम थी, उस टीम ने मेरे इस कज़न को अप्रोच किया और उससे रिक्वेस्ट की कि वो उनकी तरफ से उस ग्राउंड के अंदर जाके क्रिकेट खेले। इत्तेफाक से जो मेरा कज़न था वो बहुत ज़्यादा बिज़ी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वहाँ जाके उस ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए हामी भर ली। अब जो लोग उस एरिया में या उस ग्राउंड के बारे में जाना करते हैं तो उनको पता होगा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है। और ना सिर्फ वो क्रिकेट ग्राउंड है, बल्कि उस ग्राउंड के बराबर में या उसके अतराफ़ में इक्का दुक्का गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस भी मौजूद हैं। अजीब बात यह है कि जो ग्राउंड है, जब आप इस ग्राउंड के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा होता है। अब मुझे आपका नहीं पता कि वहाँ पे कचरा होता है या नहीं होता, लेकिन जिस दौर में या जिस टाइम ये वाक़या पेश आया था तो आम तौर पे उस एरिया में कचरा पड़ा होता था। खैर, किस्सा मुख्तसर, मेरा जो कज़न था जब वो क्रिकेट खेलने के लिए उस ग्राउंड में पहुंचा तो बेसिकली ये एक नाइट मैच था और ये रात के 12 बजे से 3-4 बजे तक जारी रहना था। मेरा कज़न वैसे ही जैसे हर जगह जाया करता था उस ग्राउंड के अंदर मौजूद था और फील्डिंग कर रहा था। खैर, उसके दोस्त बताते हैं कि फील्डिंग करते करते जो मेरा कज़न था उसकी एकदम से तबीयत ख़राब होने लगी। वो अजीब अजीब तरीके से एकदम से हंसने लगता, कभी एकदम से रोने लगता, कभी एकदम से चीखने लगता। और जब लड़कों ने उसका ये अजीब सा बर्ताव देखा तो उन लोगों ने मेरे कज़न को पकड़ के साइड में बिठाया, उसके मुंह पे थोड़ा बहुत पानी छिड़का और उनमें से एक साहब थे जो कि बहुत साहिब अक़ल थे और शायद वो हाफिज़ कुरान भी थे। खैर, उन्होंने अपने तौर पे कुछ कुरानी आयतें पढ़ी और आयतें पढ़ने के बाद मेरे कज़न के ऊपर दम किया। अब जैसे ही उन्होंने मेरे कज़न के ऊपर दम किया तो उसके बाद जो मेरे कज़न की हालत थी वो बतदरीज बेहतर हो गई। खैर, आधा पौन घंटा वहाँ पे बैठने के बाद वहीं के ही कुछ लड़के थे जो मेरे कज़न को उसके घर के अंदर छोड़ के चले गए। अब जब हमारा कज़न घर पे आया तो उस वक्त तो वो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी जो तबीयत थी वो दोबारा से बिगड़ना शुरू हो गई और उसने पागलों की तरह कभी चीखना, कभी हंसना और कभी एकदम से रोना शुरू कर दिया। अब ये जो हालत थी ये बतदरीज ख़राब से ख़राब हो रही थी और जो मेरे अंकल थे उनका ख्याल था कि शायद इसके ऊपर कोई बुरे किस्म के असरात हो गए हैं। खैर, फजर की अज़ान होने वाली थी और बिला आखिर जब फजर की अज़ान हुई तो मेरे जो अंकल थे वो मेरे उस कज़न को लेके सीधे मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुँचे। मस्जिद के जो इमाम साहब थे, जब उन्होंने मेरे कज़न को देखा तो उनको पहली दफ़ा में ही अंदाज़ा हो चुका था कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। खैर, जब उन्होंने नमाज के बाद अपनी पढ़ाई शुरू की तो जैसे जैसे वो कुरान की तिलावत कर रहे थे वैसे वैसे मेरे कज़न ने एकदम से एक औरत की आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया। कुछ अजीब तरीके से वो औरत की आवाज़ में बातें कर रहा था और कुछ अजीब ज़बान थी जो कि ना ही उर्दू थी ना ही इंग्लिश थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कोई इलाक़ाई ज़बान है, वो जिस ज़बान में इमाम साहब से बातें कर रहा है। खैर, वो जो इमाम साहब थे उन्होंने मुसलसल अपना जो भी दम दुरूद था
उसको जारी रखा और बिलाखिर तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद, जबकि सूरज मुकम्मल तौर पे निकल चुका था, हमारा जो कज़न है उस कज़न की तबीयत कदरे बेहतर हुई। उसके बाद भी वो जो इमाम साहब थे वो कह रहे थे कि इसको तकरीबन 2 या 3 घंटे तक, अगर मेरी बात माने, इसको मेरे पास ही यहीं पे रहने दें, क्योंकि आपका जो बेटा है ये किसी ऐसी जगह से या किसी नापाक जगह से कल रात में गुजरा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक बहुत ही गंदी मखलूक ना सिर्फ तारी हो चुकी है, बल्कि वो जो भी मखलूक है वो उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। बहरहाल 3-4 घंटे तक जब उन्होंने मेरे कज़न को अपने सामने रखा, तो इस दौरानिए में वो मुसलसल मेरे कज़न पे कुछ दम करके फूंकते रहे। इसके साथ साथ उन्होंने एक पानी भी दिया जिस पे उन्होंने दम किया और कहा कि मेरे कज़न को 3 से 4 दिन तक ये पानी पिलाते रहें। खैर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो मेरा कज़न था उसकी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर हुई, और जब उसकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो हमने उससे पूछा कि उस रात जब तुम उस ग्राउंड के अंदर गए थे तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मेरा कज़न बताता है कि मैं वैसे ही ग्राउंड के अंदर मौजूद था और बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहा था। इत्तेफाक से जो बॉल थी वो एकदम से कचरे के अंदर गई, और जैसे ही बॉल कचरे के अंदर गई तो मैं एकदम से कचरे के अंदर चला गया। हालांकि मुझे वहाँ जाने से पहले हिसार करना चाहिए था, लेकिन बस एकदम से बॉल लेने के चक्कर में जैसे ही मैं कचरे के अंदर गया तो उसके बाद बस मुझे इतना याद है कि मैंने देखा कि उस कचरे के ऊपर एक बच्ची जो कि मुश्किल से 9 या 10 साल की होगी, वो उस कचरे के ऊपर बैठी हुई है और कुछ अजीब तरीके से उसकी जो आंखें हैं वो चमक रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो बच्ची है जो कि मुसलसल कचरे के ऊपर बैठी हुई थी, वो उस कचरे में से कुछ निकाल निकाल के अपने मुंह में रखती जा रही है। बस मुझे इतना याद है और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। खैर, ये उसका जो भी किस्सा था, जो भी कहानी थी, जब उसने ये सारी की सारी कहानी हम सबको सुनाई तो उसके बाद जब हमने इलाके वालों से ये सारा का सारा वाक़या डिस्कस किया तो उस इलाके में यानी अल्लूर में जितने भी लोग रहा करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि इस ग्राउंड के अंदर ख़ास तौर पे जहाँ पे कचरा पड़ा होता है वहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात को बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से विटनेस किया है। एक साहब का कहना था कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और वो इत्तेफाक से किसी शादी में से होके वापस आ रहे थे। जब वो रोड पे गाड़ी से उतरे और इस ग्राउंड के रास्ते से जब वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगे तो उनको ऐसा लगा कि लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, उस कचरे के ऊपर 4-5 औरतें हैं जो कि बहुत ही बुरे हुलिये में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके बहुत ही फटे पुराने कपड़े हैं, और अजीब बात ये थी कि ये जितनी भी औरतें थीं, इन तमाम औरतों की जो शक्लें थीं हूबहू एक जैसी थीं, और इन तमाम औरतों की जो आँखें थीं यानी इनकी जो आई बॉल्स थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। अब जैसे ही इन्होंने उन तमाम औरतों की आंखों पे गौर किया तो इन्होंने एकदम से वहाँ से न सिर्फ भागना शुरू कर दिया, बल्कि पूरे रास्ते जब तक वो घर नहीं पहुँचे वो आयतुल कुर्सी की या कुरानी आयत की तिलावत करते रहे। उसके बावजूद भी जब वो घर पहुँचे तो उनको तकरीबन 15 या 20 दिन तक शदीद बुखार रहा। ये जो एरिया है जिसे अल्लूर कहा जाता है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल भी मौजूद है, और इस स्कूल के बारे में भी बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि लोगों के अंदर पाई जाती हैं। लोगों का ख्याल है कि उस स्कूल के अंदर एक सरकटा भी रहा करता है। ये स्टोरी हमें जैद साहब ने कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि 2003 में जब इनका अपना घर अंडर कंस्ट्रक्शन था
तो इन लोगों ने कुछ अरसे के लिए स्कीम 33 गुलशन मेमार में एक घर को किराए पे हासिल किया था। अब इनका इरादा यही था कि 6 महीने, साल, 1.5 साल, जब तक कि इनके घर की तामीर मुकम्मल नहीं हो जाती, ये उस किराए के घर में ही रिहाइश इख्तियार करेंगे। अब बज़ाहिर ये जो स्कीम 33 में इन्होंने घर लिया था, उसकी वजह ये थी कि इनकी जो नानी है वो ऑलरेडी उसी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत पहले से ही रिहाइश पजीर थी। अब क्योंकि इनको इस घर में या इस बंगले में कुछ अरसा गुजारना था, तो इन लोगों ने इतना ज़्यादा ना ही होमवर्क किया और ना ही इस घर या बंगले के बारे में ज़्यादा मालूमात इकट्ठी की। ये बताते हैं कि शुरू में जब हम लोग उस घर के अंदर शिफ्ट हुए तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही सुकून की जगह है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरना शुरू हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ें थीं या कुछ इस तरह के वाक़यात थे जो इनके साथ ना सिर्फ पेश आना शुरू हुए, बल्कि इनको अंदाज़ा हो चुका था कि जिस घर या बंगले में ये फ़िलहाल रिहाइश को इख्तियार किए हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजारना या ज़्यादा अरसे रुकना मुमकिन नहीं होगा। ये बताते हैं कि एक रात ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बज रहे थे और हम सारे के सारे घर वाले, हम सबकी आदत थी कि रात में जब भी हम सोया करते थे तो जो हमारा मेन कमरा था, जिसे आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं, उस कमरे में एसी को ऑन किया करते थे और एसी ऑन करने के बाद सारे के सारे घर वाले लाइट्स बंद करके सो जाया करते थे। तो वैसे ही मुझे अच्छी तरह याद है कि सोने से पहले मैंने जितनी भी लाइट्स थी सारी की सारी बंद की थी। लेकिन उसके कुछ देर बाद यानी 3:30-4 बजे जब मेरी मदर तहज्जुद के लिए या फिर फजर की तैयारी करने के लिए जब उठ के बैठी, तो बताती हैं कि जितनी भी लाइट्स थी यानी कि कमरे के अंदर भी और इसके अलावा किचन की या सहन की सारी की सारी लाइट्स ऑन थी। अब वो गुस्सा करने लगी कि जब बाहर कोई मौजूद नहीं है तो तुम लोगों ने लाइट्स को खुला क्यों छोड़ दिया। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि जितनी भी लाइट्स थीं वो मैंने अपने हाथों से खुद से बंद की थी। अब शुरू में ये जो बातें थीं उनको हमने नज़रअंदाज किया और मेरा ख्याल था कि हो सकता है कि मैं सोने से पहले वाकई में लाइट्स को बंद करना भूल गया हूँ। लेकिन इसी तरह अगले दिन हुआ और फिर मुसलसल तीसरे दिन ऐसा ही हुआ कि जो भी सुबह उठता उसको सारी की सारी लाइट्स ऑन मिलती। बल्कि इवन एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि जो हमारे ड्राइंग रूम के बिल्कुल बराबर वाला कमरा था, ऐसा लग रहा था वहाँ पे जितना भी सामान है, ख़ास तौर पे जो कपड़े रखे हुए हैं, वो सारे के सारे किसी ने न सिर्फ निकाले हैं बल्कि निकालने के बाद जगह जगह उनको फैला दिया है। बज़ाहिर ये लग रहा था जैसे कोई चोर या चक्का यहाँ पे चोरी करने के इरादे से दाखिल हुआ हो और जब उसको कोई कीमती चीज़ ना मिली हो तो वो मायूस हो के वापस चला गया हो। बज़ाहिर देखने से ना कोई इलेक्ट्रॉनिकल फॉल्ट लगता था और ना ही लगता था कि वायरिंग में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम मौजूद है। खैर, असल बात ये हुई कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम सारे के सारे जितने भी घर वाले थे वो सब के सब इत्तेफाक से हमारी कज़न की शादी थी, उस शादी में गए हुए थे और हमें यकीन था कि जब हम वापस आएंगे तो रात के तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ कि जब हम वापस अपनी सोसाइटी में जैसे ही एंटर हुए तो सोसाइटी में एंटर होने के बाद हमारी गाड़ी की जो लाइट्स थी जब वो हमारे घर की सीढ़ियों पे पड़ी तो मुझ समेत मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, हम तीनों ने देखा कि बाकायदा उन सीढ़ियों पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की उतरती हुई नीचे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। हालांकि ये जो घर था जो कि हमने किराए पे हासिल किया था, इसको हम जाते हुए मुकम्मल तौर पे लॉक करके गए थे
और किसी भी कीमत पे किसी का अंदर आना या अंदर आके यहाँ से बाहर वापस निकलना मुमकिन नहीं था। अब पहले हमें यही लगा कि हो सकता है कि लाइट के शेड की वजह से हमें ऐसा लग रहा हो जैसे वाकई में कोई लड़की ऊपर से नीचे आ रही है। लिहाजा जब मैंने गाड़ी से उतर के घर का दरवाज़ा खोला और जब मेरी नज़र बाकायदा उल्टे हाथ पे यानी जहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद थीं उन सीढ़ियों के ऊपर पड़ी, तो मैंने खुद देखा कि एक लड़की सीढ़ियों से अब ऐसा लग रहा है कि नीचे के बजाय वापस ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये जो लड़की थी जिसको मैं बैक साइड से देख पा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे 25 या 30 साल के दरमियान इसकी उम्र है और बज़ाहिर दिखने से बहुत पतला दुबला जिस्म लग रहा था। लेकिन इस लड़की के जो बाल थे वो इस कदर बड़े थे कि जब वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ यानी छत की तरफ जा रही थी तो उसके जो बाल थे बाकायदा वो ज़मीन को छू रहे थे। मैं मुसलसल सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ यानी गेट से एंटर होके लेफ़्ट साइड पे खड़े होके उस लड़की को ना सिर्फ देख रहा था बल्कि इसी दौरानिए में जब मेरी मदर, मेरे फादर और मेरी बहनें वगैरह घर के अंदर दाखिल हुए तो मेरी मदर ने भी, इवन मेरे फादर ने भी उस लड़की को अपनी आंखों से छत के ऊपर जाते हुए देखा। खैर मेरे जो फादर थे वो मुझे कहने लगे कि आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करो। उनको अंदाज़ा हो चुका था कि जो कुछ उन्होंने देखा है वो यकीनन नॉर्मल नहीं है। इसी तरह 4 या 5 दिन मज़ीद गुज़रे और इत्तफाक से मैं किसी काम से घर से बाहर निकला हुआ था। मेरी आदत थी जब भी मैं घर से बाहर जाता था तो कोशिश करता था अपने हाथ में घर की चाबी रखूं। तो वैसे ही मेरे पास चाबी मौजूद थी और जब मैं घर में वापस आया तो रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम हो रहा था। अब जैसे ही मैं घर का दरवाज़ा खोल के घर के अंदर एंटर हुआ और जब मेरी नज़र इत्तफाक से छत की तरफ पड़ी तो मुझे लगा कि एक बड़ी उम्र का आदमी जिसकी बाकायदा सफ़ेद कलर की दाढ़ी है, ऐसा लग रहा है छत के ऊपर खड़ा हुआ है और मुसलसल मेरी तरफ देखता चला जा रहा है। अब पहले तो मेरी समझ ही नहीं आया कि ये कौन आदमी है, ये कौन अजनबी है जो ना सिर्फ हमारे घर में बल्कि हमारे घर की छत पे दाखिल हो चुका है। खैर जैसे ही मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और मुझे एकदम से याद आया कि जो घर है यहाँ पे इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं, तो मैंने उसकी तरफ से नज़रें हटाईं और एकदम से जल्दी से घर के अंदर एंटर हो गया। अब ये जो वाक़यात थे हर आने वाले दिन के साथ साथ न सिर्फ बढ़ते चले जा रहे थे बल्कि अब बहुत आसानी के साथ ऐसा होने लगा कि अक्सर जब हम लोग घर में मौजूद नहीं होते तो मेरी मदर या मेरी बहनों को कभी मेरी कभी मेरे फादर की आवाज़ सुनाई देती और कभी कभी बाकायदा ऐसा लगता जैसे कि मेरे फादर छत के ऊपर मौजूद हैं और वो मेरी बहनों को उनका नाम लेके छत पे बुला रहे हैं। अब ये जो बातें थीं दिन ब दिन न सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी बल्कि इसी दौरानिए में जब इत्तफाक से जो हमारे लैंडलॉर्ड थे वो किराया लेने के लिए इत्तफाक से जब हमारे घर आए हुए थे तो मैंने भी और मेरे घर वालों ने जितने भी वाक़यात थे वो सारे के सारे उनके साथ शेयर किए। लेकिन अजीब बात ये थी कि बजाय इसके वो इन बातों को एक्नॉलेज करते या हमें कहते कि हाँ इस तरह के मसाइल मौजूद हैं, वो हमेशा अजीब हरकत करते। वो कहते कि ये जो भी बातें हैं ये सारी की सारी आप लोगों की बनाई हुई बातें हैं। खैर हमने भी कुछ अरसा मुश्किल से 3 या 4 महीने उस घर में गुजारे और उसके बाद जैसे ही हमें कोई दूसरा घर मिला तो हम उसी सोसाइटी के अंदर एक दूसरे घर के अंदर शिफ्ट हो गए। उसके बाद भी हमें पता चलता रहा कि उस घर में या उस बंगले में इस तरह के वाक़यात मुसलसल पेश आते रहते हैं।
लेकिन अजीब बात यह थी कि उस घर का जो भी मालिक था वो मुसलसल इस घर को ना सिर्फ किराए पे देता चला आ रहा था, बल्कि उसको सिर्फ सरासर पैसों से मतलब था।